सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा। तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं, इस घर में कौन रहना चाहेगा। गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में
रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक जंगल में पिग्गी रहता था। उसको कीमती पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद था। उसके पास बहुत से कीमती पत्थर थे। उनमें से एक हीरा उसे खास पसंद था। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस लौट रहा था तो देखता है कि हीरा उसके घर पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो शेरा के पास जाता है। शेरा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा हीरा पत्थर चोरी हो गया है। शेरा सारे जानवरों को बुलाता है। पिग्गी का हीरा पत्थर चोरी हो गया है। ये बहुत गंभीर विषय है, चोर को पकड़ना होगा। रिंकू खरगोश, तुम बहुत होशियार हो, तुम चोर का पता लगाओ। जी, मैं पता करूँगा। और फिर रिंकू पिग्गी के घर में जाकर देखता है। वो अपनी होशियारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके सोचता है, यहाँ पर तो बहुत सारे चूहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं चूहों में से किसी ने पिग्गी का हीरा पत्थर चुराया है। लेकिन इतने सारे चूहों में कौन है चोर? और फिर रिंकू थोड़ी देर सोचता है। अच्छे से सोचने के बाद वो जाकर उन चूहों से बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में रिंकू एक चूहे को पकड़ लेता है। तुम ही चोर हो छोटू चूहे, अब बताओ हीरा पत्थर कहाँ छुपा कर रखे हो? छोटू चूहा उसको हीरा पत्थर दे देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे चोरी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरा हीरा नहीं चुराया है। तुम्हें शेरा जी और पिग्गी ही सजा या माफी दे सकते हैं। और फिर रिंकू छोटू को लेकर शेरा के पास जाता है। शेरा छोटू को जेल भेज देता है और अपना हीरा पत्थर वापस पाकर पिग्गी खुश होता है। लेकिन तुमने इतने चूहों में छोटू को कैसे पकड़ा रिंकू? मैं सभी चूहों से बात करने लगा और वो सभी बोले कि छोटू चूहा कुछ दिनों से बहुत घमंडी हो गया है और किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। सबके सामने इतनी अकड़ के साथ ऐसे रहता है जैसे वो उनका राजा हो। जब किसी नासमझ के पास अचानक से दौलत आ जाता है तो वो ऐसा ही घमंडी हो जाता है। रिंकू की सूझबूझ और समझदारी सुनकर शेरा बहुत खुश हो जाता है। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पिलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। केला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम
ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था। यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं। इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं। मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं। वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा
कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य के पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे, मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे, ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे, मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे, तुम्हारी कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे, वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपनी प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे, ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है, तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को
अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था,
वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है। तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।